की कक्षा में हम परिवार की अवधारणा के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो आइए जानते हैं परिवार, जिसे हम अंग्रेजी में फैमिली बोलते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर व्यक्ति कोई ना कोई परिवार का सदस्य निश्चित रूप से होता ही है, और परिवार जो है उनसे मिलकर पूरा समाज बना हुआ होता है। तो इस प्रकार से हम कहें तो समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है, जिससे मिलकर समाज बना हुआ होता है। इस प्रकार से यह समाजशास्त्र की मुख्य और आधारभूत अवधारणा है, आधारभूत इकाई है। और यदि हम कहें कि जब से मानव रहा है तब से परिवार रहा है, यानी परिवार जो है वो मानव सभ्यता के साथ साथ परिवार का भी क्रमिक रूप से विकास हुआ है। तो इसी पर मैकाइवर एवं पेज ने लिखा है कि समाज में परिवार एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। कहने का तात्पर्य है कि पशु अवस्था से का तात्पर्य है कि मनुष्य जब कंदराओं में, गुफाओं में रहता था, तब भी उनके साथ क्या रहता था, उनका एक परिवार हुआ करता था, भले उसका स्वरूप कुछ दूसरा था। तब से लेकर आज हम जो परिवार के स्वरूप देखते हैं, उसको क्रमिक रूप से विकास करने का श्रेय मानव समाज को है। तो मानव समाज में जो परिवार है उसको वो पशु अवस्था से लाया है। इसके अतिरिक्त मेलनोवस्की ने भी कहा है कि परिवार एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था के साथ लाया है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य निरंतर परिवारों का उद्विकास हुआ है, परिवारों का भी जो स्वरूप है वो चेंज होते रहा है। इसके अतिरिक्त एक समाजशास्त्री है मर्डॉक। तो मर्डॉक ने 250 समाजों का अध्ययन किया और बताया कि ऐसा कोई भी समाज नहीं था जिसमें परिवार नामक समूह या संस्था ना पाया गया हो। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि परिवार जो है वो आदिम समाज से लेकर वर्तमान सभ्य समाज में आधारभूत इकाई रही है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी परिवार का सदस्य होता ही है, और इसलिए यह समाजशास्त्र की भी एक केंद्रीय विषय वस्तु है, आधारभूत इकाई है। तो आइए जानते हैं परिवार को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, या परिवार का क्या अर्थ होता है। तो परिवार, जिसे हम फैमिली कहते हैं, यह लैटिन भाषा के फैमुलस से मिलकर बना हुआ है। लैटिन भाषा के फैमुलस से मिलकर बना हुआ है, जिसका तात्पर्य होता है कि माता पिता और उसके नौकर या फिर दास, उस पर आश्रित नौकर या दास। तो लैटिन जो फैमिली जो शब्द है वह लैटिन भाषा के फैमुलस से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है माता पिता और उस पर आश्रित बच्चे, नौकर या फिर दास। यानी ऐसे समूह के लिए परिवार को चुना गया है, रखा गया है, जिसमें माता रहते हैं, पिता रहते हैं और उसके बच्चे या फिर नौकर और दास लोग उसके साथ में एक साथ रहते हैं। तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण में ऐसा सामान्यतः हमको देखने को मिलता है कि पति पत्नी को मिलकर परिवार कह दिया जाता है, किंतु यह समाजशास्त्रीय भाषा में परिवार नहीं है, बल्कि गृहस्थ है, जिसे हम अंग्रेजी में हाउस होल्ड कहते हैं। समाजशास्त्र में परिवार का तात्पर्य पति पत्नी और उसके बच्चों से संबंधित समूह है, अर्थात ऐसा समूह जिसमें पति पत्नी और उसके बच्चे निवास करते हों, वह परिवार कहलाता है। इसमें से किसी एक के अभाव में भी हम उसको परिवार नहीं कह सकते हैं। यदि बच्चे नहीं होंगे तो पति पत्नी मिलकर ही परिवार का निर्माण नहीं कर सकते, वह गृहस्थ समूह कहलाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी परिवार में पति पत्नी और उसके बच्चों का होना आवश्यक है। इनमें से किसी एक भी यदि नहीं होगा, पत्नी नहीं होगी, पति नहीं होगा या फिर बच्चे नहीं होंगे, तो किसी एक के अभाव में भी हम इसको परिवार नहीं कह सकते। इसके लिए तीनों का होना आवश्यक है, एक पति, एक पत्नी और एक बच्चे होंगे, अर्थात एक से अधिक बच्चे हो सकते हैं। तो इन सबसे मिलकर बना हुआ जो समूह है व्यक्तियों का, वही समूह क्या कहलाता है, परिवार कहलाता है। आइए जानते हैं परिवार को अनेक समाजशास्त्रियों ने कैसे परिभाषित किया है। तो पहले समाजशास्त्री हम ले रहे हैं यहाँ मैकाइवर एवं पेज। मैकाइवर एवं पेज लिखते हैं कि परिवार
पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जिसमें बच्चों के जनन एवं पालन पोषण की व्यवस्था करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि परिवार में बच्चों का पालन पोषण, उसका प्रजनन और उसका समाजीकरण करने का कार्य जो है वो मैकाइवर पेज के अनुसार परिवार करता है, और यौन संबंधों द्वारा परिवार जो है वो निर्धारित होता है। तो यौन संबंधों द्वारा निर्धारित होता है, इसमें बच्चों का प्रजनन, पालन पोषण और समाजीकरण का कार्य परिवार करता है या समूह करता है। ऐसा समूह क्या कहलाता है? मैकाइवर पेज के अनुसार परिवार कहलाता है। एच.सी. दुबे का कोटेशन हम देखें तो एच.सी. दुबे के कोटेशन में मिलता है कि परिवार में स्त्री और पुरुष दोनों को सदस्यता प्राप्त रहती है, उनमें से कम 2 विपरीत यौन व्यक्तियों को यौन संबंध की सामाजिक स्वीकृति होती है और उनके संसर्ग से उत्पन्न संतान परिवार का निर्माण करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि परिवार में एक स्त्री और एक पुरुष होता है और उनके संबंधों को, यौन संबंधों को समाज की मान्यता होती है, स्वीकृति होती है, और तदुपरांत दोनों आपस में मिलकर संतान का प्रजनन करते हैं और तब माता पिता और बच्चे से मिलकर परिवार का निर्माण होता है। आगे हम देखें मर्डॉक के कोटेशन, तो मर्डॉक जी लिखते हैं कि परिवार एक ऐसा समूह है जिसके लक्षण सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग और जनन है। इसमें 2 लिंगों के बालिग शामिल हैं, जिसमें कम से कम 2 व्यक्तियों की में स्वीकृत यौन संबंध होता है, और जिन बालिग व्यक्तियों में यौन संबंध होता है उनके अपने या गोद लिए हुए 1 या अधिक बच्चे हो सकते हैं। तो मर्डॉक ने भी वही बात कहा है जो दुबे ने कहा है कि परिवार में जो है वो 2 विपरीत लिंग आपस में मिलकर बच्चों का प्रजनन करते हैं और परिवार का निर्माण करते हैं। लूसी मेयर एक समाजशास्त्री है, लूसी मेयर का क्या कहना है कि लूसी मेयर कहते हैं कि परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं। इसके मूल रूप में दंपत्ति और उसकी संतान रहती है। तो इन्होंने भी वही कहा है कि गृहस्थ समूह है जिसमें पति पत्नी और बच्चे रहते हैं। इलियट एवं मेरिट क्या लिख रहे हैं देखते हैं। तो इलियट एवं मेरिट ने लिखा है कि परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक इकाई समूह है। तो इन्होंने कहा है कि पति पत्नी और बच्चों से निर्मित होता है परिवार। किंस्ले डेविस क्या बोल रहे हैं कि किंस्ले डेविस के कोटेशन में लिखा हुआ है कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो रक्त के आधार पर एक दूसरे से संबंधित हैं, जो परस्पर नातेदार या रिश्तेदार होते हैं। तो किंस्ले डेविस ने यहाँ रक्त पर आधारित ऐसा समूह बताया है जो आपस में परस्पर रिलेटेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। आगे हम देखें तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक समूह के रूप में सारे समाजशास्त्रियों ने इसे परिभाषित किया है, जिसमें माता पिता और उसके बच्चे एक साथ निवास करते हैं, एक सामान्य निवास करते हैं जिनमें आर्थिक सहयोग होता है, यौन संतुष्टि, प्रजनन, समाजीकरण, घर की आर्थिक व्यवस्था, बच्चों की सुरक्षा इत्यादि का कार्य जो है वो परिवार देखता है। तो इस प्रकार से परिवार एक ऐसा छोटा समूह है, ऐसा समूह है जिसमें माता पिता और उसके संतान निवास करते हैं और आपस में मिलकर आर्थिक सहयोग करते हुए भरण पोषण, प्रजनन का कार्य करते हैं, बच्चों के समाजीकरण एवं अन्य सुविधाओं से संबंधित सुविधाएं जुटाने का कार्य करते हैं और आपस में मिलजुल कर गुजर बसर करते हैं। ऐसा जो अंतः समूह है या ऐसा जो समूह है वो उसको हम क्या कह सकते हैं? परिवार कहते हैं। आइए जानते हैं परिवार की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो मैकाइवर पेज ने परिवार के विशेषताओं के बारे में लिखा है और उन्होंने परिवार की 8 विशेषताएं बताई हैं। तो पहले विशेषता हम देखते हैं मैकाइवर पेज के अनुसार, तो उन्होंने लिखा हुआ है सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी। कहने का तात्पर्य है कि सार्वभौमिकता का मतलब सारे समाजों में सामान्यतः परिवार नामक संस्था या समूह पाया ही जाता है, यानी सारे समाजों में परिवार पाया ही जाता है। सार्वभौमिकता का तात्पर्य है कि सारे समाज में फैला हुआ है, कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहां परिवार उपस्थित ना रहा हो। तो मैकाइवर पेज ने पहले स्थान पर रखा है कि सार्वभौमिकता होता है परिवार में, अर्थात परिवार एक ऐसी संस्था है जो सारे समाजों में फैला हुआ है। इसके बारे में आगे प्रमाण देते हुए मर्डॉक ने लिखा है कि मर्डॉक ने 250 समाजों का
अध्ययन किया और इन 250 समाजों में उन्होंने परिवार नामक संस्था को पाया, तो इससे ये प्रमाणित होता है कि सारे समाजों में सामान्यतः परिवार जो है वो पाया ही जाता है, वो फैला हुआ है। तो इसलिए मैकाइवर एवं पेज ने परिवार के पहली विशेषता के बारे में लिखा है कि परिवार जो है वो सारे समाजों में फैला हुआ है, सारे समाजों में पाया जाता है। दूसरा विशेषता है संवेगात्मक आधार। कहने का तात्पर्य है कि परिवार का जो आधार है वो संवेगात्मक होता है। व्यक्ति हर सदस्य से संवेग से जुड़ा होता है, अर्थात प्रेम, दया, करुणा, त्याग, शोक, दुख इत्यादि भावनाओं से जुड़ा होता है। तो इस प्रकार से परिवार के जो सदस्य होते हैं आपस में संवेगात्मक लगाव के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता है रचनात्मक प्रभाव। रचनात्मक प्रभाव का अर्थ है कि मनुष्य जो है उसकी जो आदत है, उसका जो व्यवहार है, उसका जो समाजीकरण है, इस पर परिवार का व्यापक प्रभाव पड़ता है। और परिवार में रहकर जो बच्चा है वह समाज से संबंधित परिवार के आदर्शों के अनुरूप बातों को सीखता है, यानी समाजीकरण का कार्य करता है। एक नए व्यक्ति का रचनात्मक विकास होता है परिवार में। चौथी विशेषता है सीमित आकार। कहने का मतलब है कि परिवार में सदस्यों की संख्या सीमित होती है, हम उसको गिन सकते हैं। अधिकतम से अधिकतम 100 व्यक्ति हो सकते हैं, न्यूनतम 3 व्यक्ति हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि परिवार का जो आकार है वो निश्चित होता है, सीमित होता है, असीमित नहीं होता है। इसके अतिरिक्त पांचवी विशेषता है सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति। कहने का तात्पर्य है कि सामाजिक संरचना में परिवार सबसे छोटा इकाई होता है। परिवार से मिलकर समाज बनता है और इस समाज से मिलकर पूरे विश्व का निर्माण या वैश्विक समाज का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से परिवार जो है वो संपूर्ण समाज का केंद्रीय विषय वस्तु है, कोशिका के समान हम इसको मान सकते हैं। इसके अतिरिक्त छठवीं विशेषता के रूप में मैकाइवर पेज ने रखा है सदस्यों में असीमित उत्तरदायित्व। कहने का तात्पर्य है कि परिवार के जो सदस्य होते हैं उसके असीमित उत्तरदायित्व होते हैं। संकट के समय में, युद्ध के समय में शहीद हो जाते हैं और अपने सदस्यों का पालन पोषण, समाजीकरण करते हैं, हर वो कार्य करते हैं जो सदस्यों के लिए आवश्यक होता है। असीमित उत्तरदायित्व होते हैं। इसके अतिरिक्त सातवीं विशेषता है सामाजिक नियंत्रण, सोशल रेगुलेशन। कहने का तात्पर्य है कि समाज में परिवार जो होते हैं उसमें कुछ न कुछ नियम बने होते हैं और उन नियमों का पालन जो है वो परिवार के जो सदस्य हैं वो करते हैं। इस प्रकार से सामाजिक नियंत्रण का कार्य भी करता है कि परिवार के नियमों के डर से हम बहुत सारी गलतियां नहीं करते हैं कि इससे मम्मी डांटेगी या पापा डांटेंगे, या फिर उनके डर से हमारी छवि खराब हो जाएगी या हमारी छवि खराब हो जाएगा समाज में। इस कारण से हम बहुत सारे अनैतिक कार्य नहीं करते हैं। तो उसका कारण है हमारे परिवार का मूल्य मानदंड और उस परिवार के नियम। इस संबंध में गोल्डस्टीन ने बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है कि वो उन्होंने देखिए क्या कोटेशन लिखते हैं कि परिवार वह झूला है जिसमें भविष्य का जन्म होता है, वह शिशु गृह है जिसमें नए प्रजातंत्र का जन्म होता है। तो परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें मनुष्य जो है वो बहुत सारी बातों को सीखता है। परिवार की स्थायी एवं अस्थायी प्रकृति अगली विशेषता है। तो इसके संबंध में है कि परिवार की जो प्रकृति है वो सामान्यतः स्थायी होता है, उसमें नए सदस्य मरते हैं और नए सदस्य जन्म लेते हैं। तो इस प्रकार से परिवार तो स्थायी होता है किंतु उसके सदस्य स्थायी नहीं होते हैं। कुछ सदस्यों की मृत्यु हो जाती है और कुछ नए सदस्य उसमें निरंतर जुड़ते हैं। तो इस प्रकार से ये 8 विशेषता मैकाइवर एवं पेज ने बताई है। आइए जानते हैं परिवार के प्रकारों के बारे में, यानी टाइप ऑफ फैमिली कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ हमने परिवारों का वर्गीकरण किया है, अलग अलग आधारों को मानते हुए हमने परिवार का वर्गीकरण किया है। तो पहला वर्गीकरण है संख्या के आधार पर परिवारों का वर्गीकरण। संख्या यानी सदस्यों की संख्या कितनी होती है परिवार में, इसके आधार पर हमने परिवार को 3 भागों में बांटा है। केंद्रीय परिवार या नाभिकीय परिवार या आणविक परिवार इसी को हम कहते हैं, दूसरा संयुक्त परिवार और तीसरा विस्तृत परिवार। तो आइए जानते हैं क्या होता है केंद्रीय परिवार। केंद्रीय परिवार या नाभिकीय परिवार का तात्पर्य है कि ऐसे परिवार जिसमें सदस्यों की संख्या कम होती है, सबसे कम होते हैं, अर्थात पति पत्नी और बच्चे, अविवाहित बच्चे हो सकते हैं। तो ऐसा परिवार जिसमें पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे रहते हों, यानी न्यूनतम 3 सदस्य रहते हों, ऐसे परिवार को हम आणविक परिवार या केंद्रीय परिवार या नाभिकीय परिवार कहते हैं।
ये जो परिवार हैं वो आधुनिक जो महानगर हैं या आधुनिक परिदृश्य में जो फैमिली है, शहरों में जो निवास करते हैं, उसमें इस प्रकार के परिवार हमको सामान्यतः देखने को मिलता है। दूसरा परिवार होता है संयुक्त परिवार। ऐसा परिवार या जॉइंट फैमिली जिसको हम बोलते हैं, तो ऐसा परिवार जिसमें 3 या 3 पीढ़ी से अधिक के सदस्य निवास करते हों, यानी एक वंशीय एक पक्षीय आधार पर या पिता के वंश के आधार पर या माता के वंश के आधार पर किसी परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के लोग निवास करते हो, तो ऐसा परिवार संयुक्त परिवार कहलाता है, जहां सभी लोग एक साथ एक ही घर में रहते हैं और सामान्य पूजा स्थल का उपयोग करते हुए एक साथ आपस में खाना बनाकर उसको ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से संयुक्त परिवार का तात्पर्य है कि जहां 3 या 3 पीढ़ी से अधिक पीढ़ी के लोग निवास करते हो, संयुक्त परिवार कहलाता है। तीसरा होता है विस्तृत परिवार। विस्तृत परिवार का तात्पर्य है कि बड़ा परिवार जिसमें संयुक्त परिवार के साथ साथ आसपास के नातेदार और रिश्तेदार भी लोग निवास करते हैं, यानी नातेदार और रिश्तेदार मामा मामी, फूफा फूफी, बुआ फूफा, है ना, और इस प्रकार से बहुत सारे रिश्तेदार निवास करते हैं। तो ऐसा बड़ा परिवार विस्तृत परिवार कहलाता है। ठीक है, इसमें दो पक्षीय आधार पर यह होता है कि वंश के आधार पर मातृवंश और पितृवंश दोनों वंशों के जो रिलेटिव होते हैं वो इस प्रकार के परिवार में निवास करते हैं। तो इसमें सदस्यों की संख्या बहुत ज्यादा होता है। तो इस प्रकार सदस्यों की संख्या के आधार पर हमने परिवार को 3 भागों में बांटा। केंद्रीय परिवार यानी सबसे छोटा परिवार, संयुक्त परिवार जिसमें 3 पीढ़ी के लोग रहते हों, और विस्तृत परिवार जिसमें संयुक्त परिवार के साथ साथ कुछ नातेदार रिश्तेदार भी रहते हों, तो वह क्या कहलाता है? विस्तृत परिवार कहलाता है। दूसरा विभाजन है निवास के आधार पर, यानी परिवार कहाँ निवास करता है। तो इस आधार पर हमने परिवार को विभाजित किया है, और पहला विभाजन है इसमें निवास के आधार पर। तो पहला है पितृस्थानीय परिवार, यानी पति पत्नी विवाह उपरांत पति के पिता के घर में निवास करते हैं, यानी पुरुष के पक्ष के घर में निवास करते हैं। तो ऐसा जो परिवार है वो पितृस्थानीय परिवार कहलाता है। दूसरा मातृस्थानीय परिवार, मतलब पति पत्नी विवाह उपरांत पत्नी के पिता के घर में निवास करते हैं, तो मातृस्थानीय परिवार कहलाता है। नवस्थानीय परिवार अर्थात विवाह उपरांत दोनों दाम्पत्य यानी दोनों व्यक्ति किसी नए स्थान पर निवास करने के लिए चले जाते हैं, तो नवस्थानीय परिवार कहलाता है। मातृपितृस्थानीय परिवार अर्थात कोई बंधन नहीं होता है, चाहे तो वो पिता के घर में या माता के घर में, पति या पत्नी के घर में कहीं भी निवास कर सकते हैं, तो मातृपितृस्थानीय परिवार कहलाता है। मामा स्थानीय परिवार, यानी जो नव दंपत्ति है वो विवाह उपरांत मामा के यहाँ निवास करने के लिए चले जाते हैं, तो वह मामा स्थानीय परिवार कहलाता है। ट्रेबियांडा द्वीप समूह में पाया जाता है। और द्विस्थानीय परिवार, द्विस्थानीय परिवार कहने का तात्पर्य है कि पति पत्नी विवाह उपरांत कहीं भी निवास कर सकते हो, तो वह द्विस्थानीय परिवार कहलाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा निवास के आधार पर पितृस्थानीय परिवार, मातृस्थानीय परिवार, नवस्थानीय परिवार, मातृपितृस्थानीय परिवार, मामा स्थानीय परिवार और द्विस्थानीय परिवार। अधिकार के आधार पर हमने परिवारों को कुछ भागों में बांटा है। तो देखिए, अधिकार के आधार पर हमने परिवारों को 2 भागों में बांटा है, पितृसत्तात्मक परिवार और मातृसत्तात्मक परिवार। जहां सत्ता का संचालन पिता या पुरुष करता है वहां पितृसत्तात्मक परिवार होता है, और जहां परिवार की सत्ता का संचालन माता पक्ष द्वारा या महिलाओं द्वारा किया जाता है, मातृपक्ष परिवार कहलाता है। उत्तराधिकार के आधार पर हमने परिवारों को 2 भाग में बांटा है, पितृमार्गीय परिवार और मातृमार्गीय परिवार। तो पितृमार्गीय परिवार मतलब जहां उत्तराधिकार का निर्धारण पिता पक्ष या पुरुष पक्ष से होता है, वह पितृमार्गीय परिवार, यानी पिता से पुत्र को संपत्ति ट्रांसफर होता है, तो पितृमार्गीय परिवार। और माता से पुत्री को संपत्ति ट्रांसफर होता है, जैसे कि नायर जनजाति में होता है, तो वह मातृमार्गीय परिवार कहलाएगा। तो उत्तराधिकार के आधार पर परिवार 2 प्रकार के पितृमार्गीय परिवार और मातृमार्गीय परिवार होते हैं। वंश के आधार पर पितृवंशीय परिवार, मातृवंशीय परिवार, उभय वंशीय परिवार या द्विनामीय परिवार, यानी वंश का संचालन पिता के पक्ष से होता है तो पितृवंशीय परिवार, माता के पक्ष से होता है तो मातृवंशीय परिवार, दोनों साइड से होता है तो उभयवंशीय परिवार, और दोनों
दोनों से यदि होता है तो उभयवंशीय परिवार और द्विनामीय परिवार हम इसको कह सकते हैं। विवाह के आधार पर भी हम परिवारों के कुछ प्रकार देख सकते हैं। विवाह के आधार पर एक विवाही परिवार और बहुविवाही परिवार, यानी एक विवाही परिवार मतलब एक समय में व्यक्ति एक विवाह करता है, एक पत्नी के साथ विवाह करता है तो वह एक विवाही परिवार कहलाता है। और बहुविवाही परिवार मतलब एक समय में एक व्यक्ति अनेक स्त्री या एक स्त्री अनेक पुरुषों से विवाह करती है तो बहुविवाही परिवार कहलाता है। तो इस प्रकार से विवाह के आधार पर भी एक विवाही परिवार और बहुविवाही परिवार कहलाता है। अन्य प्रकारों में हम देखें तो प्रजनन मूलक परिवार और प्रजनन मूलक परिवार होता है और जन्म मूलक परिवार, इसको भी विभाजित किया है राल्फ लिंटन ने। तो प्रजनन मूलक परिवार मतलब जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ है वह प्रजनन मूलक परिवार, जन्म मूलक परिवार कहलाएगा। और जिस परिवार का निर्माण हमने जन्म लेने के उपरांत या विवाह करने के उपरांत हमने निर्मित किया है, ऐसा परिवार प्रजनन मूलक परिवार कहलाएगा। यानी हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं वह हमारे लिए जन्म मूलक परिवार होता है। और प्रजनन मूलक परिवार मतलब हम विवाह उपरांत जिस परिवार में बच्चों का पालन पोषण एवं समाजीकरण करते हैं वह परिवार प्रजनन मूलक परिवार कहलाएगा। समरक्त परिवार मतलब जहां जो रिलेटिव है वो ब्लड रिलेटिव होते हैं तो समरक्त परिवार कहलाता है। विवाह संबंधी परिवार, विवाह के आधार पर ग्रामीण परिवार, नगरीय परिवार, जो गांव में निवास करती है ऐसे जो परिवार है वो ग्रामीण परिवार, और जो नगरों में निवास करती है वह नगरीय परिवार कहलाती है। तो इस प्रकार से परिवार के बहुत सारे प्रकार हैं और इन प्रकारों में हमने कुछ आधार मानते हुए परिवारों के प्रकारों का हमने वर्गीकरण किया जो अलग अलग हो सकते हैं। संख्या के आधार पर हमने देखा, उसके बाद हमने संवंश के आधार पर देखा, हमने उत्तराधिकार के आधार पर भी देखा। तो इस प्रकार से परिवार के बहुत सारे प्रकार हैं और इन प्रकारों में को हम सामान्यतः नाम के आधार पर भी परिभाषित कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण है कि परिवार के प्रकार महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि हमने देखा कि संख्या के आधार पर केंद्रीय परिवार और उसके बाद संयुक्त परिवार और फिर हमने विस्तृत परिवार देखा। स्थानीय के आधार पर पितृस्थानीय, मातृस्थानीय, नवस्थानीय, द्विस्थानीय, मामा स्थानीय परिवार। अधिकार के आधार पर हमने पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक और उत्तराधिकार के आधार पर हमने पितृमार्गीय और मातृमार्गीय देखा। वंश के आधार पर हमने पितृवंशीय, मातृवंशीय, उभयवंशीय और द्विनामी परिवार को देखा। इसके अतिरिक्त विवाह के आधार पर एक विवाही परिवार और द्विविवाही बहुविवाही परिवारों को हमने देखा। इसके अतिरिक्त प्रजनन मूलक परिवार, जन्म मूलक परिवार, समरक्त परिवार और ग्रामीण परिवार और नगरीय परिवारों को देखा। तो ये परिवार के अलग अलग स्वरूप हैं। मूल रूप से हम यही मान सकते हैं कि परिवार जो होता है वह भारतीय परिदृश्य में तीनों प्रकार के परिवार हमको देखने को मिलते हैं। यानी जहां संयुक्त परिवार भी है, जहां नाभिकीय परिवार भी है और जहां विस्तृत परिवार भी पाया जाता है। तो ये सब है परिवार की प्रकार या परिवार के टाइप्स। आइए जानते हैं परिवार के प्रकारों के बारे में, यानी फंक्शन क्या क्या होते हैं परिवार की। तो परिवार के तो वैसे हमने बताया कि असीमित उत्तरदायित्व होते हैं, असीमित कार्य होते हैं। फिर भी हम यहाँ मोटे तौर पर कुछ प्रमुख कार्यों को हम देखेंगे। तो पहला प्राणी शास्त्रीय कार्य। परिवार के प्राणी शास्त्रीय कार्यों में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जैसे कि यौन इच्छाओं की पूर्ति, यानी परिवार में ही रहकर व्यक्ति यौन इच्छाओं की पूर्ति करता है। व्यक्ति विवाह करता है और विवाह उपरांत अपने यौन इच्छाओं की पूर्ति यौन इच्छाओं की पूर्ति परिवार के अंदर ही करता है, यानी नातेदारी व्यवस्था का निर्माण करता है और उसके बाद यौन इच्छाओं की पूर्ति करता है। दूसरा है संतानोत्पत्ति। तो संतानोत्पत्ति का अर्थ आता है कि व्यक्ति परिवार में ही रहकर वैवाहिक संबंध स्थापित करता है और समाज स्वीकृत वैवाहिक संबंध स्थापित करता है, यौन संबंध स्थापित करता है और उसके पश्चात वह पुत्र संतानोत्पत्ति करता है, यानी संतान की उत्पत्ति करता है। तो इस प्रकार से वह संतानोत्पत्ति का कार्य भी कहाँ करता है? परिवार में करता है, जिसको समाज की स्वीकृति होती है, जिसे समाज की वैधता प्राप्त होती है। तीसरा है प्रजाति की निरंतरता। तो प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखने का जो आधार है वह भी परिवार ही है। यदि परिवार न होता तो प्रजातियों की निरंतरता न बनी रहती, प्रजातियां नष्ट हो जाती।
या पता नहीं चलता कि कौन सी प्रजाति अस्तित्व में है, कौन सी प्रजाति अस्तित्व में नहीं। तो प्राणी शास्त्रीय कार्यों के बाद हम देखते हैं शारीरिक कार्य कौन कौन से हैं। तो फिजिकल फंक्शन है परिवार के पहला शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना। तो परिवार हमें सुरक्षा प्रदान करता है कि वृद्धावस्था के समय किसी दुर्घटना हो जाए, उस समय अपाहिज हो जाने पर या विकलांग हो जाने पर आदि ऐसे समयों में परिवार हमारे लिए महत्वपूर्ण कार्य करती है। या नवजात शिशुओं की देखभाल का जो कार्य है ये सब परिवार में ही होता है। तो संकट के समय में परिवार जो है हमें बीमा के समान क्या करता है, बीमा के समान कार्य करता है। मतलब संकट के समय में परिवार जो है वो शारीरिक सुरक्षा को बढ़ाती है, शारीरिक सुरक्षा उपलब्ध कराती है। अगला है बच्चों का पालन पोषण एवं समाजीकरण का कार्य। तो बच्चों का जन्म परिवार के अंदर में ही होता है और परिवार के सदस्यों द्वारा बच्चों का पालन पोषण और समाजीकरण का कार्य होता है। भोजन का प्रबंध करना, परिवार के अंदर ही परिवार के सदस्यों के लिए भोजन जुटाना, भोजन का संग्रहण करके रखना, प्रत्येक सदस्य के लिए पोषण की व्यवस्था करना इत्यादि का जो कार्य होता है वह भी परिवार के अंदर ही होता है। निवास की व्यवस्था एवं वस्त्र की व्यवस्था करना, अर्थात परिवार के सदस्य कहाँ रहेंगे, उनके वस्त्रों की उपलब्धि या वस्त्र का जो व्यवस्था है वह भी परिवार करता है। तो यह है शारीरिक कार्य अर्थात फिजिकल कार्य। इसके अतिरिक्त आर्थिक कार्य भी परिवार के हैं। तो आर्थिक कार्यों में उत्तराधिकार का निर्धारण, परिवार यह निर्धारित करता है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को उत्तराधिकार का कैसे ट्रांसफर होगा। उत्तराधिकार के कुछ नियम बने होते हैं जिसके आधार पर उत्तराधिकार पिता से पुत्र को या पिता से पुत्री को प्राप्त होता है। उत्पादक इकाई है परिवार। कहने का तात्पर्य है कि परिवार जो है वो प्रोडक्शन का कार्य भी करती है। वह बहुत सारे फसलों का उत्पादन करता है, पशुओं का शिकार करता है, परिवार का भरण पोषण का कार्य करता है, अनेक उद्योगों में कार्य करता है, कुटीर उद्योग लघु उद्योग में कार्य करता है। इस प्रकार से परिवार के जो सदस्य होते हैं वो प्रोडक्शन का कार्य करते हैं, उत्पादन का कार्य करते हैं। परिवारों में श्रम विभाजन पाया जाता है, यानी परिवारों में प्रत्येक सदस्य के जो कार्य होते हैं वो बटे होते हैं। जैसे कि स्त्री के कार्य कुछ और हैं और पुरुषों के कार्य कुछ और होते हैं, बच्चों के कार्य और होते हैं, बूढ़ों के कार्य कुछ दूसरे होते हैं। इस प्रकार से परिवार में श्रम विभाजन भी पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अगला कार्य है आय तथा संपत्ति का प्रबंध करना, यानी परिवार की आर्थिक गतिविधि का संचालन करना कि परिवार कहाँ से संपत्ति जुटाएगा और उसके परिवार के संचालन के लिए जो आर्थिक आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति कहाँ से करेगा, इसकी व्यवस्था भी परिवार करता है। तो इस प्रकार से ये संपत्ति संबंधी कार्य हो गए। धार्मिक कार्यों में हम देखें तो धार्मिक कार्यों में भी बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे कि धार्मिक शिक्षाएं, धार्मिक प्रथाएं, व्रत, त्योहार, पूर्वज पूजा का पालन इत्यादि, ये सब कार्य जो है वो परिवार में रखे। परिवार के राजनीतिक कार्य भी होते हैं। परिवार के राजनीतिक कार्य का मतलब है कि परिवार जो है वहाँ परिवार के अंदर प्रशासक का काम करता है। प्रशासक परिवारों से मिलकर समाज बनता है और समाज परिवारों से ही मिलकर पंचायत भी बनती है और पंचायतों में जो है वो पंचायतों में जुडिशियल जो व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, उसको बनाए रखने का कार्य भी कौन करता है, परिवार ही करता है या जाति पंचायत करती है। तो राजनीतिक कार्य भी है कि वह अपने सदस्यों की राजनीतिक हितों की पूर्ति करता है। समाजीकरण का कार्य है कि परिवार जो है वो अपने सदस्यों या नए जन्म लेने वाले सदस्यों को अपने परिवार के रीति रिवाजों, परंपराओं, मूल्यों, संस्कृति का बोध कराता है और जो बच्चा है वह पीढ़ी दर पीढ़ी अपने परिवार के मूल्यों को सीखता है और समाज अनुरूप अपने आप को बनाता है। शिक्षणात्मक कार्य भी परिवार के हैं, अर्थात बच्चों का प्रथम पाठशाला परिवार को कहा गया है, जहां वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है और परिवार द्वारा दी गई शिक्षाओं को आत्मसात करता है और परिवार में ही वह शिक्षा के अंतर्गत बहुत सारी बातों को सीखता है और प्रथम पाठशाला के रूप में कार्य करते हुए श्रेष्ठ नागरिकों के निर्माण में सहायक होता है। मनोवैज्ञानिक कार्य भी परिवार के हैं। मनोवैज्ञानिक कार्य का तात्पर्य है कि
मानसिक रूप से संतोष या मानसिक रूप से सबल समझने लगते हैं परिवार के जो सारे सदस्य हैं। विपत्ति के समय, अकाल मृत्यु के समय, अकाल संकट के समय परिवार जो है वो परिवार के लोगों में मनोवैज्ञानिक जो भावना है उसका विकास करता है, मनोवैज्ञानिक भावना का को सहेजने का कार्य करता है। सांस्कृतिक कार्य भी है कि संस्कृति का ट्रांसफर करने का कार्य परिवार करता है कि एक परिवार अपने आने वाले सदस्यों को अपने परिवार के सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित कराता है और इस प्रकार से सांस्कृतिक निरंतरता को बनाए रखता है। मानव अनुभवों का हस्तांतरण, तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके पास अनुभव होते हैं और इन अनुभवों को वह परिवार में जन्म लेने वाले नए सदस्यों को सिखाता है और इस प्रकार से उन अनुभवों का जो लाभ होता है वो आने वाली नई पीढ़ियों को मिलता है। मनोरंजनात्मक कार्य कि परिवार में छोटे छोटे फंक्शन होते हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं और जो परिवार के सदस्यों के लिए मनोरंजन का कार्य करता है, जैसे कि धार्मिक कर्मकांड, वैवाहिक उत्सव, मृत्यु भोज, भजन कीर्तन इत्यादि या जो षष्ठी इत्यादि जो कार्य हैं वो मनोरंजनात्मक कार्य मनोरंजन उपलब्ध कराते हैं परिवार के सदस्यों को। पद का निर्धारण, पद का निर्धारण का तात्पर्य है कि व्यक्ति किसी परिवार में जन्म लेने के बाद कौन उस परिवार का अगला उत्तराधिकारी होगा, इसको तय करके रखता है परिवार। यानी पिता की मृत्यु के उपरांत उस परिवार का जो उत्तराधिकारी होगा वो कौन होगा उसका निर्धारण परिवार करता है, उसमें मूल्य बने होते हैं। सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक नियंत्रण एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि परिवार का जो अपने सदस्यों के ऊपर एक कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है, जिसके माध्यम से वह अपने सदस्यों को गलत करने से रोकता है। परिवार के डर से हम बहुत सारे अनैतिक कार्य नहीं करते हैं, तो यह परिवार का नियंत्रण भी है। तो इस प्रकार से परिवार के बहुत सारे कार्य हैं। सामाजिक नियंत्रण का कार्य करता है, पद का निर्धारण करता है, मनोरंजनात्मक कार्य करता है, मानवों के जो अनुभव हैं उनसे हमें परिचित कराता है, सांस्कृतिक कार्य, ये सब सांस्कृतिक कार्य भी परिवार के कार्यों में आता है। समानता मनोवैज्ञानिक कार्य भी, शिक्षणात्मक कार्य भी। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं सामाजिक कार्य, राजनीतिक कार्य, धार्मिक कार्य, आर्थिक कार्य, शारीरिक सुरक्षा का कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य और जैविक कार्य। तो इस प्रकार से हम परिवार के कार्यों को बांट सकते हैं। तो परिवार के जो कार्य हैं वो असीमित हैं, बहुत सारे कार्य हैं। इन परिवार के कार्यों को हमने कुछ भागों में बांटा था।